नमस्कार दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इस प्रैक्टिस सेट में हम रेलवे और एसएससी रेलवे और एसएससी को मुख्य टारगेट करते हुए यह एसएससी को मुख्य टारगेट करते हुए यह पेपर सेट चला रखा है। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखते हैं। कितने 25 क्वेश्चन देखते हैं? जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चनों को इस प्रकार डिस्कस करते हैं कि आगामी एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने तो उस क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से मिल जाए, और वह प्रैक्टिस सेट में हमारे पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोई भी पेपर हो उसमें हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए, इस प्रकार डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में मार्च 2025 में भूकंप प्रभावित खालिस्तान की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। तो ये किस देश के लिए किया गया है? ये किया गया है म्यांमार के लिए। किसके लिए? म्यांमार के लिए। म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार की स्थिति कि भारत से किस दिशा में? पूर्व में स्थित है। किस में? पूर्व में स्थित है। इसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है? सीमा का निर्धारण एक पर्वतमाला करती। कौन सी पर्वतमाला है? वह है अटानकोमा। कौन सी? अटानकोमा पर्वतमाला है। कौन सी? अटानकोमा पर्वतमाला है, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है म्यांमार से? म्यांमार से लगाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश लगाता है। और सबसे कम सीमा नागालैंड लगाता है। कौन सा? नागालैंड लगाता है। अब इसमें कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? तो इसकी ट्रिक है अरुणाचल नामम्मी। क्या? अरुणाचल नामम्मी। तो अरुणाचल से है अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, और मैं से मणिपुर, और मी से है मिजोरम। ये 4 राज्य सीमा लगाते हैं। और कुल सीमा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है? ऑपरेशन बर्मा। कौन सा? ऑपरेशन बर्मा। तो भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन चला रखे हैं? कौन कौन से ऑपरेशन में क्या क्या किया है, ये सभी देखते हैं हम। वो पहले इसकी विश्लेषण देख लेते हैं। इस प्रश्न में ऑपरेशन बर्मा के संदर्भ में म्यांमार की स्थिति को दर्शाया गया है। 2025 का यह भूकंप मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर था। भारत का यह मिशन कूटनीतिक रूप से नेटरहुड। कौन सी? नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूती देता है, और क्षेत्रीय स्थिरता और आपदा प्रबंधन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को स्पष्ट करता है। अब इसके बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। अब भारत ने चलाए गए सभी ऑपरेशन देख लेते हैं हम, जिसमें भारत ने किसी भी देश में बचाव के लिए कोई भी कार्य के लिए किए गए हो वह देखते हैं। पहला है हमारा, ये एग्जाम में आया हुआ है था, वही है ऑपरेशन बर्मा। कौन सा? ऑपरेशन बर्मा। ये कब चलाया गया? मार्च 2025 में। इसका उद्देश्य क्या था? मार्च 2025 में पड़ोसी देश म्यांमार, कौन सी जगह? पड़ोसी देश म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए चलाया गया था। अगला है भारत का योगदान। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना, कौन सी? वायुसेना IAF के विमानों के जरिए दवाइयाँ, टेंट, कंबल, सूखा भोजन और शुद्ध पानी पीने की मशीनें भेजी गई। और देखते हैं म्यांमार के प्रभावित क्षेत्रों में मलबे को हटाने और घायल लोगों के इलाज के लिए भारतीय सेना की मेडिकल टीमों और NDRF के जवानों को तैनात किया गया। अब अगला है ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा रेस्क्यू ऑपरेशन पश्चिमी एशिया संकट 2025। इसके बारे में देखते हैं। उद्देश्य क्या था? मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके बारे में देखते हैं। भारत का योगदान। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय, MEA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से वंदे
भारत की तर्ज पर विशेष क्रमशयल और वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर जहाज़ों को तैनात किया गया। और देखते हैं इसके बारे में। इस ऑपरेशन के तहत लेबनान, इजराइल और आसपास के क्षेत्रों से हजारों भारतीय प्रवासियों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। अब अगला है ऑपरेशन मैत्री। कौन सा? ऑपरेशन मैत्री सेकंड, नेपाल पुनर्निर्माण सहायता 2025 में चलाया गया था। इसके बारे में देखते हैं। उद्देश्य, नेपाल में भारी भूस्खलन। कौन सा? भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा के बाद बुनियादी ढांचे की ठीक करने और चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए भारत का योगदान देखते हैं। इसमें भारत का योगदान क्या है? भारत ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल करने के लिए अपनी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO की टीम भेजी गई। राहत सामग्री के रूप में आवश्यक खाद्यान्न और आपातकालीन चिकित्सा किट की आपूर्ति की गई। अगला देखते हैं। अगला है ऑपरेशन सागर सुरक्षा 2025-26 में चलाया गया। ये कहाँ चलाया गया? इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र। कौन सी जगह? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती, अवैध शिकार और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना का एक बड़ा अभियान था। भारत का योगदान, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों जैसे INS कोलकाता, INS चेन्नई और P-81 निगरानी विमानों को अरब सागर और अदन खाड़ी में तैनात किया। इस ऑपरेशन के तहत कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाज़ों को समुद्री डाकुओं और के चंगुल से छुड़ाया गया और बंधक बनाए गए विदेशी नागरिकों की जान बचाई गई। अगला है ऑपरेशन करुणा सेकंड। कौन सा? ऑपरेशन करुणा चक्रवात राहत अभियान था। ये कौन सा? चक्रवात राहत अभियान। कब? 2025-26 में। इस उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में आए भीषण चक्रवाती तूफान के बाद प्रभावित पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाके। कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों की मदद करना। भारत का योगदान क्या रहा इसमें? किस किस का योगदान रहा भारत का? भारतीय नौसेना के जहाज़ों को राहत सामग्री और शेल्टर किट, कपड़े, स्वच्छता किट और तैयार भोजन के साथ तुरंत रवाना किया गया। भारतीय नौसेना के चिकित्सा टीमों ने प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल अस्पताल स्थापित कर स्थानीय लोगों का इलाज किया। अगला है ऑपरेशन सतर्क और सुरक्षित। इस घरेलू सुरक्षा अभियान है ये 2026 में। भारतीय रेलवे और सुरक्षा किसने? भारतीय रेलवे और सुरक्षा बलों RPF और NDRF। कौन सी ने? RPF और NDRF द्वारा देश के भीतरी त्योहार और संकट के समय यात्रियों की सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी से आम जन को बचाना। भारत का योगदान क्या? भारत का योगदान इसमें क्या क्या किस किस का योगदान रहा? रेलवे सुरक्षा बल RPF ने अवैध सामानों की तस्करी रोकने और लापता बच्चों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय व्यापी अभियान चलाया गया है। कौन सा? ये अभियान चलाया गया है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर साइबर क्राइम के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया। चलते हम ये महत्वपूर्ण हमने ऑपरेशन देखे हैं। अगला है हमारा किससे संबंधित है? गणित के महान विद्वान कौन? श्री राम क्या है? गणित के महान हम भी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि गणित के महान विद्वान निवास रामानुज का निधन 26 अप्रैल 1920 को। कब? 26 अप्रैल 1920 को लगभग कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो ये कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 32 वर्ष की आयु में। कितने? 32 वर्ष की आयु में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं हम। श्रीनिवास रामानुज का योगदान गणितीय इतिहास में अद्वितीय है। उसका 32 वर्ष की आयु में निधन केवल भारतीय बल्कि वैश्विक गणितीय समुदाय के लिए एक बड़ी हानि थी।
इसमें थ्योरम आज भी कंप्यूटर विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी में प्रयोग किए जाते हैं, जो इसकी मेधा को सिद्ध करते हैं। अब इसके बारे में देख लेते कौन, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। हम श्रीनिवास रामानुजन के साथ साथ ऐसे 10 व्यक्तियों को देखेंगे जिनका हमारे भारत में किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला देखते हैं श्रीनिवास रामानुजन। ये गणित और विज्ञान से संबंधित थे। इसका परिचय देखते। श्रीनिवास रामानुजन आधुनिक काल के दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक थे। इसके बारे में और देखते हैं। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में उसका निधन हो गया, लेकिन इसकी कम उम्र में उन्होंने गणित में जो मुकाम हासिल किया वह अल्पनीय है। इसके योगदान के बारे में देखते हैं। इसका क्या क्या योग। उन्होंने बिना किसी औपचारिक उच्च शिक्षा के गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत और अंतःश्रेणी और निरंतर अंशों के क्षेत्र में 3900 से अधिक समीकरणों और प्रमेय की खोज की। उसके सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस, कौन सा राष्ट्रीय गणित दिवस में मनाया जाता है। अगला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन सा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में देखते हैं। विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिचय देखते। डॉक्टर कलाम को भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। वह एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी थे। कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी, 11वें राष्ट्रपति रहे। योगदान, उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो और रक्षा अनुसंधान DRDO में मुख्य भूमिका निभाई। भारत के मिसाइल कार्यक्रम जैसे अग्नि पृथ्वी मिसाइल और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में उसका नेतृत्व ऐतिहासिक था। उन्होंने हमेशा युवाओं और छात्रों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। संविधान और समाज सुधारक। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और समाज सुधारक थे। इसके बारे में देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री, कानूनविद और समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसको, अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं इसका योगदान। उन्होंने स्वतंत्रता के किसके, उन्होंने भारत के संविधान का, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया और समाज के शोषित और वंचित दलित वर्गों के अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और श्रम कानूनों में सुधार के लिए ऐतिहासिक काम किया। अगला है स्वामी विवेकानंद। कौन, स्वामी विवेकानंद। आध्यात्म और युवा प्रेरणा। कौन, आध्यात्म और युवा प्रेरणा। परिचय। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे जिन्होंने भारतीय वेदांत और योग दर्शन, भारतीय वेदांत और योग दर्शन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। योगदान देखते हैं। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में दिए गए उसके ऐतिहासिक भाषण में पश्चिमी दुनिया को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा और समाज, किसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। किसकी, रामकृष्ण मिशन की। शिक्षा और समाज सेवा में क्षेत्र में सक्रिय है और युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये कौन है, परमाणु ऊर्जा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर बाबा भारत के एक महान परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसका, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। योगदान, उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की नींव रखी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तथा
ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जिसे BARC कहा जाता है, की स्थापना की। उसके प्रयासों के कारण ही भारत आज परमाणु तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किससे संबंधित थे? साहित्य और कला से। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य और कला से संबंधित थे। इसका परिचय: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक और दार्शनिक और संगीतकार थे। वे एशिया में के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। योगदान: उन्होंने भारत का राष्ट्रगान, क्या भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा। उसके साहित्य कार्तिक गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में, सबसे पहले, एशिया में सबसे पहले। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग करते हुए शांति निकेतन, कौन सा? शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान। परिचय: डॉक्टर साराभाई भारत के एक महान भौतिक और विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसका? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। योगदान देखते हैं इसका। उनके ही अथक प्रयासों और दूरदर्शिता के कारण 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। किसके? इसके सहयोग से। उन्होंने देश के विज्ञान और शिक्षा के विकास के लिए भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL और IIM अहमदाबाद जैसे बड़े संस्थानों की स्थापना की। अगला देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखते हैं। राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका परिचय देखते हैं। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन? पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसको? पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसका योगदान देख लेते हैं। योगदान: आज़ादी के समय 562 से अधिक छोटी मोटी रियासतों में बटा हुआ था। कौन? भारत। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ, कूटनीतिक और दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे सभी रियासतों को भारत संघ में विलय कराया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। किसने? पटेल जी। सर CV रमन। कौन? सर CV रमन भौतिक विज्ञान से संबंधित है। किसमें? भौतिक विज्ञान, महत्वपूर्ण योगदान। परिचय: चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का एक नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया। योगदान: उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज की जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वे विज्ञान में भौतिकी जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनकी इस खोज के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन? महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति और शिक्षा से संबंधित थे। महत्वपूर्ण योगदान। परिचय: ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे जिन्होंने महाराष्ट्र और पूरे भारत में सामाजिक चेतना जगाई। कहाँ? महाराष्ट्र और पूरे भारत में। योगदान: उन्होंने समाज में जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने साल 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का सत्यशोधक समाज। कौन सा? सत्यशोधक समाज। यही समाज वगैरह जो मैं जिन पर जोर दे रहा हूँ, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन रहे? क्या? जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे हैं? वी नारायण। कौन? वी नारायण
इसरो के अध्यक्ष 2 जनवरी 2025 में बने। वी नारायण का अध्यक्ष पद संभालना इसरो के लिए एक नया अध्याय है। उसके नेतृत्व में भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों और विशेष चंद्रयान और गगनयान को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह नियुक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक अनुभव के सटीक संतुलन को दर्शाती है। अब हम देखते हैं इसमें इसरो के अध्यक्ष पूछा गया है, तो हम लगभग 20 ऐसे अध्यक्षों के बारे में देखते हैं जो हमारी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन बने। डॉक्टर वी नारायण, जिन्होंने किसका पदभार संभाला था, एस सोमनाथन की जगह संभाला था। अब हम प्रमुख संगठन और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, जो कि जून 2026 तक अपडेट है। पहला है इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी कौन है, डॉक्टर वी नारायण। DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर कामत। कौन, डॉक्टर समीर कामत। सेबी का पूरा नाम क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। कौन, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। महाद्वीपुरी बुच। कौन, महाद्वीपुरी बुच इसके अध्यक्ष है। यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। कौन, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, महाद्वीपुरी बुच। RBI के अध्यक्ष देख लेते, वो RBI के गवर्नर। RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन, संजय मल्होत्रा। इन्होंने शक्तिकांत दास के बाद कार्यभार संभाला। किसके बाद, शक्तिकांत दास के बाद। SBI के अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्रीनिवासुलु कौन शेट्टी। कौन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। UPSC के अध्यक्ष कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार। कौन, अजय कुमार। UPSC फाइट करने के लिए हमें अजय बनना होगा। क्या, अजय बनना, जिसे कोई हरा ना जा सके। SSC के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, राकेश रंजन। कौन, राकेश रंजन। अगला रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है, सतीश कुमार। कौन, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। कौन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, PM मोदी। कौन, PM मोदी। नीति आयोग के CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम। कौन, VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है। अगले कैग, CAG। कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन है, के संजय मल्होत्रा। कौन, के संजय मल्होत्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, CEC ज्ञानेश कुमार। कौन, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। NHRC। कौन, NHRC अध्यक्ष विजय भारती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय भारती सयानी। कौन, जो वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। कौन, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, विवेक भसीन। कौन, विवेक भसीन। अगला है BCCI के अध्यक्ष कौन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रोजर बिन्नी। कौन, रोजर बिन्नी भारतीय BCCI के अध्यक्ष है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। कौन, सिद्धार्थ मोहंती। CBI की केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है, परवीन सूद। कौन, परवीन सूद। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कौन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निदेशक कौन है, डॉक्टर उन्नति कृष्ण नायर। कौन, उन्नति कृष्ण नायर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, जनरल अनिल चौहान। कौन, जनरल अनिल चौहान। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। नवंबर 2024 में ब्रह्मोस एस्ट्रोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया किसे,
जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को, किसे? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ब्रह्मोस एरोस्पेस में नेतृत्व परिवर्तन रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण, और जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी की नियुक्ति भारत रूस के रक्षा संबंधों और ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को और बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य के रक्षा निर्यात लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन? कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये रेखा गुप्ता तो है, दिल्ली की सीएम। कौन? कहाँ की? दिल्ली की सीएम है। कौन? रेखा गुप्ता। इसमें विक्रम दत्त है। कौन? कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? विक्रम गुप्ता। अगला इसके बारे में देखते हैं। कोयला मंत्रालय में विक्रम दत्त की नियुक्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोयला उद्योग में सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूलन खनन तकनीकों को लागू करने के में उसका अनुभव देश की बढ़ती ऊर्जा और ज़रूरतों को पूरा करेगा, आधारभूत भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। इसके बारे में देखते हैं। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले खालिस्तान वर्ष में सरकारी स्कूलों में 50,000 कितने? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो अगले कितने वर्षों में की है? ये की है अगले 5 वर्षों में। कितने? अगले 5 वर्षों में। अटल टिंकरिंग लैब ATL का विस्तार भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक प्रयोग है, जिसमें 50,000 प्रयोगशालाओं का लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के छात्रों की रुचि जगाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार का आधार तैयार करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 है। नवंबर 2024 में समाचार पत्रों में देखी गई STAT स्टेट पहल, क्या STAT पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सी? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं हम। STAT स्टेट पहल का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भर को कम करना और नीति पर केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है, बल्कि कृषि अपशिष्ट को बायोगैस में बदलकर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में की गई एक क्रांतिकारी कदम है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं। क्रिकेट में खालिस्तान तब घोषित किया जाता है जब एम्पायर को लगता है कि बल्लेबाज को गेंद पर रन बनाने का उचित अवसर नहीं मिला। कौन सा? गेंद पर रन बनाने का उचित अवसर नहीं मिला। तो कौन सी बॉल होगी उसमें? फास्ट बॉल नहीं होगी, यॉर्कर बॉल भी नहीं होगी और लेंथ बॉल भी नहीं होगी। तो इसमें कौन सा होगा? वाइड बॉल होगी। कौन सी? वाइड बॉल। वाइड बॉल का नियम क्रिकेट में खेली गई निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक नियम बल्लेबाज को एक स्थिति से बचाना है जहां उसे अपनी रक्षा या स्कोर करने का उचित अवसर नहीं मिलता। यह एम्पायरिंग की तटस्थता को खेल भावना की रक्षा के लिए अनिवार्य है। अब हम क्रिकेट से संबंधित सभी शब्दावली देखते हैं और ऐसे 10 खेलों की शब्दावली देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अब हम पहले देखते हैं क्रिकेट से संबंधित सभी शब्दावलियाँ। स्टोन्स बल्लेबाज के क्रीज पर खड़े होने का तरीका है। क्या? स्टोन्स। अगला स्ट्रोक या शॉट। क्या? स्ट्रोक या शॉट। बल्ले से गेंद पर किक मारना। क्या? किया गया प्रहार। क्या? किक मारना नहीं, किया गया प्रहार। पुल या हुक क्या होता है? छाती या सिर की ऊंचाई वाली गेंद को लेग साइड या पीछे की तरफ हवा में मारना।
क्या कहलाएगा? पुल या हुक। कट या लेग कट, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को बल्ले के चेहरे से विकेट कीपर या थर्ड मैन की ओर की तरफ काटना। अगली है ड्राइव। ड्राइव गेंद की दिशा में पूरा बल्ला चलाकर सामने की तरफ खेलना। क्या होता है ड्राइव? जैसे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ग्लास, क्या ग्लांस। गेंद को बिना ताकत लगाए सिर्फ दिशा देकर फाइन लेग की तरफ मोड़ना। अगला है स्विच हिट। कौन सा स्विच हिट? गेंदबाज के हाथ में गेंद छूटते ही अपनी पोजीशन बदल लेना। दाएं हाथ से बाएं हाथ का बल्लेबाज बन जाना। अगला है यॉर्कर। यॉर्कर यह खतरनाक गेंद जो सीधे बल्लेबाज के पैर के अंगूठे या पॉपिंग क्रीज पर गिरते। कहाँ? यॉर्कर बॉल है जो गेंद के सीधे बल्लेबाज के पैर या अंगूठे के पॉपिंग क्रीज पर गिरते। बाउंसर। बाउंसर यह छोटी पिच वाली गेंद जो टप्पा खाकर बल्लेबाज के कंधे या सिर तक उठती है। अगले फुल टॉस। फुल टॉस गेंद क्या होती है? ये गेंद जो बिना टप्पा खाए सीधे बल्लेबाज तक हवा में पहुंचती है। ये वह फुटबॉल गेंद, वो फुल टॉस गेंद कहलाती है। गूगली। गूगली क्या होती है? लेग स्पिनर, कलाई के जादूगर की वह गेंद जो बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ घूमती है। बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ घूमती है, वो क्या कहलाती है? गूगली। दूसरा, ऑफ स्पिनर की वह गेंद जो अंदर आने के बजाय बाहर की तरफ टर्न होती है। कैरम बोल। क्या? कैरम बोल। उंगलियों की चुटकियों से कैरम के स्ट्राइकर की तरह फेंकी जाने वाली स्पिन गेंद। इन स्विंग या आउट स्विंग। हवा में ही गेंद को का अंदर आना या बाहर की तरफ निकालना। मेडन ओवर। वह ओवर जिसमें बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाता, क्या कहलाता है? मेडन ओवर। एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू पैर पर गेंद लगने के कारण आउट होना, यदि गेंद विकेटों की लाइन में हो तो। अगला है हिट विकेट। क्या? हिट विकेट। शॉट खेलते समय बल्लेबाज के अपने ही बल्ले या शरीर से गिल्लियां गिर जाना हिट विकेट कहलाता है। मैड विकेट। मैड किट क्या होता है? गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले ही नॉन स्ट्राइक यानी कि दूसरे छोर के बल्लेबाज का क्रीज छोड़ना और गेंदबाज द्वारा उसे रन आउट कर देना। ये क्या कहलाता है? मैकडिंग। क्या? मैकडिंग। सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग। बल्लेबाज के बिल्कुल पास हेलमेट पहनकर खड़े होने वाले की फील्डर को की पोजीशन। स्लिप। विकेट कीपर के ठीक बगल में खड़े कीपर फील्डर को। गली या पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट। मैदान के अलग अलग फील्डिंग्स होते हैं। क्रीज। पिच पर चुने से खींची गई समवेत लाइन क्या कहलाती है? क्रीज। एसेज। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली पारंपरिक टेस्ट सीरीज क्या कहलाती है? एसेज। हैट्रिक। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट चटकाना। फॉलो ऑन। टेस्ट मैच में पहली पारी में बहुत कम रन बनाने पर विरोधी टीम द्वारा दोबारा तुरंत बल्लेबाजी के लिए बुलाना। लक। किसी बल्लेबाज का शून्य पर रन आउट हो जाना। अगली है अब हम कुछ और खेलों की देख लेते हैं। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल में कौन कौन से? पेनल्टी किक। डी एरिया के अंदर फाउल होने पर सीधे गोल पर शॉट मारने का मौका। ऑफ साइड। गेंद पास होने के समय फॉलोवर्ड खिलाड़ी का विरोधी टीम के आखिरी डिफेंडर से आगे होना।
ड्रिबल। क्या? ड्रिबल। पैरों से गेंद को छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? ड्रिबल। रेड कार्ड या येलो कार्ड चेतावनी या मैदान से बाहर भेजने के लिए। हॉकी। बुली। मैच की शुरुआत करने का खेल दोबारा शुरू करने का तरीका। दोनों खिलाड़ी स्टिक टकराते हैं। स्कूप। गेंद को स्टिक से हवा में उछालना। पेनल्टी कॉर्नर। रक्षात्मक टीम द्वारा फाउल करने पर विरोधी टीम को मिलने वाला विशेष मौका। स्टिक जिससे हॉकी खेली जाती है। बैडमिंटन स्मैश। हवा में उछालकर शटलकॉक को बहुत तेजी से नीचे की तरफ मारना। ड्रॉप शॉट। नेट के बिल्कुल पास धीरे से शटल गिराना। लव। क्या? लव। खेल की शुरुआत में शून्य स्कोर को लव कहा जाता है। ड्यूस। क्या? ड्यूस जब दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर 20 हो जाते हैं तो। टेनिस या लॉन टेनिस। इससे संबंधित ऐसी सर्विस जिसे विरोधी खिलाड़ी छू भी न पाए और अंक मिल जाते हैं वो कहलाता है लेस। ग्रैंड स्लैम। साल के 4 बड़े टूर्नामेंट्स ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन का समूह। वॉली। क्या? वॉली। गेंद को जमीन पर टप्पा खाने से पहले ही हवा में वापस मारना। बैकहैंड। फोरहेड। रैकेट पकड़ने की दिशा के आधार पर शॉट। मुक्केबाजी। मुक्केबाजी जैब। सीधे हाथ से सामने वाले के चेहरे पर मारा जाने वाला तेज मुक्का। अपरकट। अपरकट नीचे से ऊपर की तरफ ठोडी पर मारा जाने वाला मुक्का। हुक। साइड में से घुमाकर मारा जाने वाला मुक्का। नॉकआउट। ऐसा मुक्का जिससे विरोधी गिर जाए और 10 सेकंड तक खड़े न हो सके। कुश्ती। रेसलिंग। हाफ नील्सन गर्दन और हाथ को दबाकर विरोधी को चित्त करने का एक दाव। पिन। विरोधी को दोनों कंधों को जमीन से सटाकर मैच जीतना। फ्री स्टाइल। कुश्ती की एक शैली जिसमें पूरे शरीर का उपयोग करने की छूट होती है। शतरंज में देखते हैं हम चेकमेट। राजा को ऐसे स्थिति में घेर लेना जहाँ से वह बच न सके। खेल का अंत। गेमिस्ट। क्या? गेमिस्ट। शुरुआत में फायदा पाने के लिए जानबूझकर अपने किसी मोहरे की कुर्बानी देना। स्टेलमेंट। क्या? स्टेलमेंट। ऐसी स्थिति जब खिलाड़ी के पास चलने के लिए कोई वैध चाल न बची हो और मैच ड्रॉ हो जाए। कैसलिंग। राजा और हाथी के एक साथ की जाने वाली विशेष चाल। गोल्फ टी। वह छोटी खूंटी जिस पर गेंद रखकर पहला शॉट मारा जाता है। बोगी। तय किए गए शॉट से एक शॉट ज़्यादा लेना। बर्डी। तय किए गए शॉट से एक शॉट कम में गेंद को छेद में डालना। अल्ट्रा टॉस। वह बहुत ही दुर्लभ स्कोर तय शॉट से 3 शॉट कम लेना। विलियर्ड्स या स्नूकर। क्यों? क्या? क्यों? वह लंबी लकड़ी जिसे गेंदों को मारा जाता है। जोगर। शॉट मारने के लिए क्यू को सहारा लेने वाला स्टैंड। पॉट। गेंद को टेबल के कोनों से बने छेदों में डालना। अगला है कैनन। कैनन एक ही शॉट में 2 गेंदों को टकराना। बास्केटबॉल। कौन सी? बास्केटबॉल। ड्रिबल। गेंदों को हाथ से जमीन पर टप्पा खिलाते हुए आगे बढ़ना। फ्री थ्रो। फ्री थ्रो होता है फाउल होने पर बिना किसी बाधा के बास्केट करने का मौका। ले अट शॉट। बोर्ड के पास उछलकर सीधे बास्केट में गेंद डालना। डक। हवा में उछलकर गेंद को सीधे रंग के अंदर ताकत से दबाना।
हमने सभी देख लिए, तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? नो ट्रैक या फील्ड स्पर्धाओं में 800 मीटर तथा 1500 मीटर किस प्रकार की दौड़ है? तो ये किस प्रकार की दौड़ है? यह है मिडिल लॉन्ग। कौन से? मिडिल लॉन्ग। मिडिल लॉन्ग है। इसमें देखते हैं 800 और 1500 मीटर की दौड़ मिडिल डिस्टेंस एथलेटिक्स का आधार है। इसे इस स्पर्धाएं खिलाड़ी की शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। इसे दावों को न केवल तीव्र गति बनाए रखनी होती है बल्कि ऊर्जा का प्रबंधन भी करना होता है, जो स्प्रिंट से इसे कठिन बनाती है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 31 जुलाई 2025 तक एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस भारतीय के खिलाड़ी के पास है? तो ये किस खिलाड़ी के पास है? ये है पीटी उषा के पास। किसके पास? पीटी उषा के पास। पीटी उषा एशियाई खेलों में प्रदर्शन भारतीय महिला एथलीटों के सदैव प्रेरणा रहा है। उसका सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भारतीय खेलों के इतिहास में कीर्तिमान है। उन्होंने न केवल एक पदक जीता बल्कि भारतीय एथलेटिक्स वैश्विक पहचान को भी स्थापित किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्रिकेट में एक वाइड गेंद बल्लेबाजी करने वाली टीम में कितने रन जोड़ती है? तो वाइड गेंद के कितने रन जोड़ते हैं? 1 रन। वाइड गेंद 1 रन का नियम क्रिकेट के अतिरिक्त रन प्रणाली का हिस्सा है। यह नियम गेंदबाजी को अनुशासित गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि बल्लेबाज को खेलने का मौका दे एवं यह एक्स्ट्रा रन खेल के अंतिम परिणाम में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। 31 जुलाई 2025 तक रणजी ट्रॉफी में दूसरी सबसे सफल टीम कौन सी रही है? ये कौन सी रही है? ये रही है कर्नाटक। कौन सी? कर्नाटक। कर्नाटक रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक का दबदबा भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी निरंतरता का प्रमाण है। मुंबई के बाद कर्नाटक का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि राज्य के क्रिकेट ढांचे और युवा प्रतिभाओं का तराशने की उत्कृष्ट व्यवस्था है। भारतीय राष्ट्रीय टीम को लगातार खिलाड़ी प्रदान करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। ट्रेन गार्ड एआई। कौन सा? ट्रेन गार्ड एआई प्रणाली को खालिस्तान में अवैध शिकार विरोधी उपकरण के रूप में लागू किया गया है। तो ये किस में किया गया है? किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। किस में? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेन गार्ड एआई प्रणाली को अवैध शिकार विरोधी उपकरण लागू किया गया है। इसके बारे में देख लीजिए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह ट्रेन गार्ड एआई का उपयोग वन्य जीव संरक्षण की नई नीति दिशा और तकनीक मानवीय भूलों को कम करती है। यह शिकारियों और वास्तविक समय में निगरानी रखती है, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और बाघों के संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी निवेश है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें करंट अफेयर 2025 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन है। असम में अगस्त 2025 में असम ने खालिस्तान ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? असम के एक सींग वाले गैंडों को शिकारियों से बचाने के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के शिकारियों से बचाने के लिए किया गया है। असम में ऑपरेशन फाल्कन एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह ऑपरेशन केवल शिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि यह गैंडों को प्रकृति का आवास की सुरक्षा और वन संपदा के प्रबंधन का एक एकीकृत प्रयास है जो वन्य जीवों को संरक्षण में अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टेबल टेनिस में ओलंपिक में अपना प्रथम प्रवेश कब खालिस्तान में किया गया? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1968
1988 में। कब? 1988 में प्रथम प्रवेश किया गया था। 1988 में टेबल टेनिस का ओलंपिक में शामिल होना इस खेल में वैश्वीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे टेबल टेनिस को नए खेल के रूप में मान्यता मिली, बल्कि इसे पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा मिला, जिसे विभिन्न देशों में खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि की गई। अब हम देखते हैं कौन से खेल को ओलंपिक में कब प्रवेश मिला। अब हम इसके बारे में देखते हैं। हमारा पहला है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत में कब? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत में कब हुई? 1886 में एथेंस ओलंपिक में। यह खेल सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक 1896 में ही इसका हिस्सा रहे। कौन कौन से खेल रहे हैं ये देखते हैं। पहले एथलेटिक्स में है ट्रैक और फील्ड, जिम्नास्टिक, तैराकी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, भारोत्तोलन और टेनिस। इसके बाद में हटा दिया गया था, फिर 1988 में वापस शामिल किया गया था। कब? 1900 पहले शुरुआत में शामिल था, लेकिन इसे हटा दिया गया और फिर 1988 में। कब? 1988 में फिर से शामिल किया गया था। अब बाद में शामिल कौन कौन सी हुई ये देखते हैं हम। फुटबॉल कब शामिल हुआ? फुटबॉल हुआ था 1900 में। कब? 1900 में। स्थान कौन से में? पेरिस में। कौन सी जगह? पेरिस में। स्थान पेरिस में हुआ था। अगला है फुटबॉल हुआ था 1900 में पेरिस में। क्रिकेट कब हुआ? क्रिकेट 1900 में हुआ, सिर्फ एक बार खेला गया था। कब? 1900 में ही खेला गया। कहाँ? पेरिस में। अगला है हॉकी पुरुष कब हुआ? 1908 में। कौन से में? लंदन ओलंपिक में। कौन से? लंदन ओलंपिक में। हॉकी हो गया। हॉकी महिला कब हुआ? 1980 में मॉस्को में। बास्केटबॉल कब शामिल हुआ? 1936 में बर्लिन में। कौन सी जगह? बर्लिन में। वॉलीबॉल कब शामिल हुआ? 1964 में टोक्यो में। कौन से? टोक्यो में। हैंडबॉल कब शामिल हुआ? 1936 में बर्लिन में। जूडो कब शामिल हुआ? 1964 में टोक्यो में। मुक्केबाजी कब शामिल हुआ? 1904 में सेंट लुइस में। कुश्ती कब शामिल हुआ? 1904 में और 1896 में भी था, लेकिन हटा दिया गया था। सेंट लुइस और एथेंस में। अगला है तीरंदाजी कब शामिल हुआ? 1900 में। कब? 1900 में। ये पेरिस में हुआ था। निशानेबाजी 1896 में एथेंस में। बैडमिंटन 1992 में बार्सिलोना में। टेबल टेनिस 1988 में सियोल में। नौकायन 1900 में पेरिस में। कब? पेरिस में। नए और हाल ही में शामिल हुए खेल कौन कौन से? ताइक्वांडो कब हुआ? 2000 में सिडनी ओलंपिक में। आयोजन सिडनी में हुआ था, जब हुआ था। ट्राइथलॉन 2000 में सिडनी में। गोल्फ 1900, फिर 2016 में वापस पेरिस, रियो डी जेनेरियो में। रग्बी सेवन्स 2016 में रियो डी जेनेरियो में। कराटे 2020 में, 2021 में आयोजन टोक्यो में। स्केटबोर्डिंग 2020 में, 2021 में आयोजन टोक्यो में। सर्फिंग 2020 में, 2021 में आयोजन टोक्यो में। स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये 2020 में, 2021 में आयोजन टोक्यो में। ब्रेक डांसिंग 2024 में पेरिस में। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। इसके बारे में देखते हैं हम। आईसीसी पुरुष एशिया एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 किस महाद्वीप में आयोजित होगा? तो ये कौन से महाद्वीप में आयोजित होगा? ये होगा अफ्रीका में। कौन से? अफ्रीका में। इसके बारे में देखते हैं। 2027 का क्रिकेट विश्व कप अफ्रीका में आयोजित होगा। यह खेल के लिए एक बड़ा भौगोलिक विस्तार है। यह टूर्नामेंट में न केवल मेजबान देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि
अफ्रीका में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने और नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए भी एक बेहतरीन मंच साबित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तमिलनाडु का कौन सा पारंपरिक नृत्य तमिलनाडु का कौन सा पारंपरिक नृत्य महिलाओं द्वारा एक लय पर ताली बजाते हुए एक चक्र में नृत्य किया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है कुंभी नृत्य। कौन सा? कुंभी नृत्य। कुंभी नृत्य तमिलनाडु में सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। यह नृत्य न केवल महिलाओं के सामाजिक मेल जोल का माध्यम है, बल्कि यह पारंपरिक संगीत और लयबद्ध को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। यह लोक कला के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम सभी राज्यों की पारंपरिक लोक नृत्य देख लेते हैं। क्या? सभी राज्यों की पारंपरिक लोक नृत्य देख लेते हैं एक नज़र में। अब हम देख लेते हैं पहले तमिलनाडु के लोक नृत्य। कौन से? तमिलनाडु के लोक नृत्य देख लेते। कुंभी। कौन कौन से? कुंभी, करगाम, कावड़ियाट्टम। ये कहाँ के? तमिलनाडु के। कोलाट्टम, मईल अट्टम, ये कहाँ के? तमिलनाडु के। अगला है राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से? राजस्थान के प्रमुख नृत्य घूमर, कालबेलिया, चरी, कठपुतली नृत्य, गैर गौरी, ये सभी कहाँ के? गैर, चांग, ये सभी कहाँ के? राजस्थान के। अगला है पंजाब। पंजाब के कौन कौन से प्रसिद्ध है? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, किकली और है सम्मी। ये कहाँ के? पंजाब के हैं सभी। गुजरात के देख लेते। गुजरात कौन कौन से? गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, पधार, ये सभी कहाँ के? गुजरात के। अगला है असम। असम के देख लेते हैं। असम के कौन कौन से प्रसिद्ध है? बिहू, बिछुआ, नटपूजा, कली गोपाल, बगरुम्मा, ये कहाँ के? ये असम के। नागा नृत्य, ये सभी असम के। उत्तर प्रदेश के देख ले तो उत्तर प्रदेश कौन कौन से प्रसिद्ध है? चरकुला, रासलीला, नौटंकी, कजरी, झोरा, ये सभी उत्तर प्रदेश के। जैता। महाराष्ट्र के कौन कौन से? महाराष्ट्र के देखते। लावणी। कौन कौन से? लावणी, कोली, जिल्ली, डिड्डी, धनगरी, गाजा और लेजिम। कौन सा? लेजिम, ये सभी कहाँ के? महाराष्ट्र के। अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से? काठी, गंभीरा, डाली, जंत्रा, बाउल, ये सभी पश्चिम बंगाल के। मरसिया, पश्चिम बंगाल के। उड़ीसा के कौन कौन से? छऊ, गोटीपुआ, बागनाच, डलखाई, घुमरा, ये सभी कहाँ के? ओडिशा के। अगला है हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से? झूमर, फाग नृत्य, डाप, धमाल, लूर, गुग्गा, ये सभी कहाँ के? हरियाणा के। अगला है केरल। केरल का है थुलाल, ककोटी काली, पडायनी और मुडियेट्टू। आंध्र प्रदेश कौन कौन से? कच्चीपुड़ी। यह शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक परंपराओं से जुड़ा है। कौन सा? कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। विलासिनी नृत्य। कौन सा? विलासिनी नृत्य। भामा कलम। कौन सा? भामा कमलम, कल्पम है, कमलम नहीं, भामा कल्पम है। अगला है दिमसा, लंबाड़ी, ये कहाँ के? लंबाड़ी है आंध्र प्रदेश की। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के कौन कौन से? रऊफ, हिकात, मदजात, कूद नृत्य, दमहाल, ये सभी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। झारखंड के देखते। झूमर, फगुआ, पायका, छऊ, सरहुल, टूसू, ये कहाँ के? ये झारखंड के। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कौन कौन से? जोरा, झाली, छारई, दामन, ये सभी कहाँ के? छापेली, महासू। हमने 15 राज्यों की देख लेते हैं और 15 राज्यों की बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18।
सरकार द्वारा लिखे गए ऋण पर ब्याज भुगतान। कौन सा? ऋण पर ब्याज भुगतान खालिस्तान का हिस्सा होता है। तो ये किसका हिस्सा होता है? ये होता है राजस्व व्यय का। कौन सा? राजस्व व्यय का। सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है, वह ब्याज कौन सा होता है? राजस्व व्यय। इसके बारे में देखते हैं। राजस्व व्यय का अर्थ सरकारी बजट का ऐसा खर्च जो परिसंपत्ति नहीं बनाता। ब्याज भुगतान एक आवश्यक दायित्व और जो सरकारी ऋण प्रबंधन का हिस्सा है। इसकी अधिकता बजट के विकास और कार्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम कर सकती है, जो एक आर्थिक चुनौती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्थापना खालिस्तान में रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया। तो एक कौन सी जगह किसने किया गया? 1995 में। कब? 1995 में। PRBNMPL की स्थापना भारत की मुद्रा आपूर्ति की स्वायत्तता और सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। रिजर्व बैंक के निर्माण में नोट मुद्रण इकाई का होना देश के वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और नोट की गुणवत्ता तथा सुरक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की सहायता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तरलता प्रबंधन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निश्चित दर रेपो किस वर्ष शुरू की गई? तो ये कब शुरू की गई थी? 1997 में। कब? 1997 में। 1997 में शुरू की गई निश्चित दर रेपो प्रणाली में भारतीय बैंकिंग तंत्र को एक स्थिरता प्रदान की। यह अल्पकालीन तरलता और प्रबंधन का एक कुशल उपकरण बना, जिसे RBI मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने और ब्याज दरों को बाजार में अनुरूप संतुलित करने में मदद की है। अगला है 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में। कब? 2001 में। CCIL की स्थापना भारतीय वित्तीय बाजार के लिए एक मील का पत्थर है। इसे समाजशोधक और निपटान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाकर बाजार में जोखिमों को कम किया। आज हम यह भारत वित्तीय बुनियादी ढांचे की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। अगला है कौन सा? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? क्या? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो भारत का 933 था। कितना? 933। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 दर्ज किया गया था, जो सामाजिक असंतुलन की ओर संकेत करता है। यह डेटा न केवल जनसंख्या वृद्धि को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लिंग आधारित असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रयास आवश्यक है। हमने 2011 की जनगणना का पूरा विश्लेषण कल के वीडियो में देख लिया है, तो कल का वीडियो ज़रूर देखें। अगला है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि आप निवल मूल्यवर्धित प्राप्त करने के लिए सकल मूल्यवर्धन खालिस्तान घटाया जाता है, तो क्या घटाया जाएगा? इसमें से घटाया जाएगा मूल्यह्रास। कौन सा? मूल्यह्रास। अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास को घटाना निवल मूल्यवर्धन NVA निकालने की आवश्यक है, क्योंकि यह पूंजी के वास्तविक खपत को दर्शाता है। इसे देश के वास्तविक आर्थिक गतिविधि और उत्पादकता का अधिक सटीक व्यवहारिक अनुमान प्राप्त होता है, जो भविष्य की आर्थिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या की थी? तो ये की थी बोधगया में। कौन से? बोधगया में इन्होंने तपस्या की थी।
बोध गया में सिद्धार्थ गौतम की तपस्या बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत की स्थापना का आधार थी। यहाँ उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ जो उन्हें सांसारिक दुखों के समाधान की ओर ले गया। यह स्थान आज विश्व भर में बौद्ध अनुयायियों के लिए शांति का। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में पूरा विश्लेषण के साथ देखते हैं। अब हम गौतम बुद्ध के जन्म से प्रारंभ करते हैं। कौन से जन्म की पूरी प्रक्रिया वो देखते। जन्म और प्रारंभिक जीवन सांसारिक जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में। कौन सी जगह? नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ बचपन का नाम था। इसके परिवार के बारे में देखते हैं। इसके पिता क्या नाम था? शुद्धोधन शाक्य गण के थे। और इसकी माता कौन थी? महामाया। इसका जन्म के 7 दिन के बाद इसकी माता की मृत्यु हो गई और इसका पालन पोषण किसने किया? इसकी मौसी। कौन? मौसी ने किया था इसका पालन पोषण। जो कौन थी? प्रजापति गौतमी। कौन? महाप्रजापति गौतमी थी। अगर इसके बाद भविष्यवाणी देखते हैं। सिद्धार्थ के जन्म के समय कालदेवल। कौन? कालदेवल और कौंडिन्य जैसे ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। क्या? ये या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन बेटे को सन्यासी नहीं बनाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के ऐशो आराम में रखा और कभी दुख का एहसास नहीं होने दिया। किसको? सिद्धार्थ को। उसके विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में। विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। किसके साथ हुआ? उसका विवाह यशोधरा के साथ हो गया और उसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या? राहुल। अब उसके वैराग्य की 4 बातें थी। कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। सिद्धार्थ का जीवन तब बदला जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर कदम रखा। उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान 4 ऐसे दृश्य देखे। कितने? 4 ऐसे दृश्य देखो जिन्होंने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। वो 4 कौन कौन से दृश्य थे वो देखते हैं। एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा। कौन सा? बूढ़ा व्यक्ति जिसे उन्हें पता चला कि बुढ़ापा सबको आता है और शरीर कमजोर होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जिससे उसने क्या सीखा कि बुढ़ापा सबको आता है और सभी का शरीर कमजोर हो जाता है। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति। क्या? दूसरा देखा बीमार व्यक्ति जिससे उसने क्या सीखा? उनसे शारीरिक कष्ट और बीमारी को दुख का एहसास हुआ। उसने शारीरिक कष्ट और बीमारी से दुख का एहसास हुआ उसने सिद्धार्थ को। तीसरा देखा एक शव। कौन सा? शव। तीसरा देखा एक शव, मरे व्यक्ति की अर्थी देखी जिसमें उन्हें जीवन की नश्वरता का और मृत्यु के अटल सत्य का ज्ञान हुआ। किसका? जीवन की नश्वरता का और मृत्यु के अटल सत्य का ज्ञान हुआ। किसको? सिद्धार्थ को। और अंतिम देखा था एक सन्यासी। कौन सा? प्रसन्न सन्यासी। एक सन्यासी देखा था जो अपनी माया उसमें धुन में मस्त था और प्रसन्न था, जो इस सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होकर शांत और आनंदित दिख रहा था। इस कौन? सन्यासी। तो उसने वहीं से सन्यासी बनने की ठान ली। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जाग गया और उन्होंने समझ लिया कि संसार दुखों से भरा है और वह इन दुखों से मुक्त का रास्ता खोजना चाहते थे। अब इसके बारे में देखते हैं। महानिष्क्रमण। कौन सा? महानिष्क्रमण। ये सब पूछा जाता है कि महानिष्क्रमण इससे कैसे संबंधित है। तो ये गृह त्याग सत्य की खोज। क्या? गृह त्याग और सत्य की खोज से संबंधित है। किससे? सिद्धार्थ से। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी और छोटे हुए पुत्र को छोड़कर अपने घोड़े कंथक। कौन से? कंथक को
सारथी चन्ना के साथ चुपचाप महल से निकल गया। कौन सारथी चन्ना था और कंथक घोड़ा था। बौद्ध परंपरा में गृह त्याग की इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। कौन सा? महाविनिष्क्रमण। गुरुओं की खोज में कहाँ निकला? गुरुओं की खोज में हुआ। गुरुओं की खोज में महल छोड़ने के बाद उन्होंने ज्ञान की खोज में भटकना शुरू किया। उन्होंने आलार कलाम और उद्धत रामपुत्र को अपना गुरु माना। किसको? आलार कलाम और उद्धत रामपुत्र को अपना गुरु बनाया और शाक्य दर्शन ध्यान की विधियों सीखी, लेकिन उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या? पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। अगला है कठिन तपस्या। उसने कठिन तपस्या करने के लिए इसके बाद वे बिहार के जंगलों में पहुंचे और 5 ब्राह्मणों के साथियों के साथ अन्न जल त्याग कर बेहद कठिन तपस्या शुरू की। किसने? सिद्धार्थ ने। उसका शरीर बिल्कुल पिंजर हड्डियों का ढांचा बन गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को भूखा रखकर या कष्ट देकर ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्होंने एक गांव की लड़की सुजाता के हाथों की खीर खाकर अपना उपवास खोला। कौन सी? सुजाता। सुजाता के हाथों की खीर खा के उसने अपना उपवास खोला। अगला है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कौन सा है? बुद्धत्व। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ के ने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया, यानी वह शरीर को अत्यधिक कष्ट देना और न ही अत्यधिक विलासिता में जीना। बोध गया में तपस्या। वे गया में एक पीपल के पेड़ के कौन सा था? बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लेकर बैठ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वे यहाँ से नहीं उठेंगे। कौन सी जगह? पीपल के वृक्ष के। बुद्ध कहलाए। 6 साल की लंबित साधना के बाद 35 वर्ष, कितने? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृति या ज्ञानी, कहलाए और यह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान का प्रसार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान के संसार के कल्याण के लिए बांटने की निश्चय किया। प्रथम है उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिया और किसको दिया? बुद्ध बोध गया में सारनाथ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बुद्ध बोध गया में सारनाथ वाराणसी के पास आए और उन्होंने अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध इतिहास में इस पहली उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कानून का पहिया घूमना कहा जाता है। अगला है संघ की स्थापना। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों को शामिल किया। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक मगध, कौशल, वैशाली जैसे कई राज्यों में घूम कर आम लोगों की भाषा पाली में अपने संदेशों का प्रसार किया। अगला है महापरिनिर्वाण, मृत्यु। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मानवता को सही रास्ता दिखाने में बिताया। 80 वर्ष की आयु में 483 में, कब? 483 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कौन सी जगह? कुशीनगर। ये जो कोई स्थान है उनको ज़रूर याद रखना है। ये स्थान पूछ लिए जाते हैं कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कौन सी जगह उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और बुद्ध की मृत्यु की इस पवित्र घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का संपूर्ण विश्लेषण इसके 4 सत्य थे। क्या? 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से थे? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, संभव है, और दुख निरोध का मार्ग है। इसने अष्टांगिक मार्ग दिए, जिसमें
कौन कौन से है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये इसके अष्टांगिक मार्ग है। अगला है प्रतीत समुत्पाद। क्या है? प्रतीत समुत्पाद। ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। इसका सरल अर्थ है इसके होने से वह होता है, यानी संसार में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। 1920-22 में हड़प्पा स्थल कौन सा? हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे की गई? तो ये कौन सी नदी के किनारे की गई है? रावी नदी के किनारे। कौन सी? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की रावी नदी के किनारे खोज में प्राचीन सभ्यता के अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण दिया। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय नियोजन, व्यापार और कला का व्यापक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह खोज बताती है कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में भी उत्पन्न समाज को और शासन व्यवस्था अस्तित्व में थी। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और किस स्थान पर है और किसने खोज की, कब खोज की, ये सभी देखते हैं। अब हम सिंधु घाटी के सभी स्थलों के बारे में देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर है। खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी थे। वर्ष कब? 1921 में खोज की गई। इसका वर्तमान स्थान कौन सी जगह है? साहिवाल जिला, पंजाब। कौन सी जगह? पाकिस्तान में। इसके प्रमुख साक्ष्य क्या मिले? यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, अनाज का कोठा और कांसे का इक्का और श्रमिकों के रहने के लिए आवास और R37 नामक एक कब्रिस्तान मिला है। क्या? R37 नामक एक कब्रिस्तान मिला है। अगला है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो नदी कौन सी है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता और वर्ष राखलदास बनर्जी 1922 में खोज की। कब? 1922 में। इसके वर्तमान स्थान देख लेते हैं। लखराना जिला, सिंध पाकिस्तान में स्थित। कौन सी जगह? लखराना जिला, सिंध पाकिस्तान में। प्रमुख साक्ष्य कौन से हैं? यहाँ से विशाल स्नानागार और कांसे की बनी नर्तक की मूर्ति। कौन सी? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मुहर और दाढ़ी वाले पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है। इसे मर्तकों का टीला कहा जाता है। किसे? इसको। अगला लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। क्या? RSR राव ने वर्ष 1954 में इसकी खोज की। वर्तमान स्थान अहमदाबाद जिला, गुजरात में। कौन से? अहमदाबाद जिला, गुजरात में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा धान चावल के अवशेष मिले, अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड और फारस की मुहर मिली है। कहाँ से? लोथल से। कौन सी जगह? लोथल से। अगला है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। वर्ष 1951 में इसकी खोज की गई। वर्तमान स्थान हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में। कौन सी जगह? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कांच और मिट्टी की काली चूड़ियाँ मिली है। भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण और अलंकृत ईंट मिली है। अगला है चौंदड़ो। कौन सा? चौंदड़ो। चौंदड़ो के बारे में देखते हैं। नदी कौन सी है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता कौन है? एन जी मजुमदार, जो 1931 में खोज की। वर्तमान स्थान सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो बिना दुर्ग, क्या बिना दुर्ग का था। यहाँ से मन के मोती बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंगा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। अगला है धोलावीरा। कौन सी? धोलावीरा। धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे है, कचरन में।
खोजकर्ता और वर्ष जे.पी. जोशी ने 1967 में इसकी खोज की और आर.एस. विस्ट ने यहाँ विस्तृत खुदाई की। अगला है वर्तमान स्थल। कौन सा वर्तमान स्थल? यह कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। कौन सी जगह? कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य, यह नगर 3 भागों में दुर्ग मध्यम और निचला नगर में विभाजित था। यहाँ से एक विशाल खेल का मैदान, स्टेडियम और अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली मिली है, जलाशय मिला है एक। अगला है बनावली। बनावली कौन सी नदी के किनारे? रंगोई या प्राचीन सरस्वती के किनारे है। खोजकर्ता और वर्ष रविंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। स्थान हिसार जिला हरियाणा भारत में स्थित है। इसका प्रमुख साक्ष्य, यहाँ से मिट्टी का बना हुआ खिलौने का हल मिला है और पर बहुत अच्छी किस्म के के दाने प्राप्त हुए हैं। सुतका गेडोर है दास्क नदी के तट पर। कौन सी? दास्क नदी के तट पर। खोजकर्ता और वर्ष ओरेल स्टीन ने वर्ष 1927 में इसकी खोज की। वर्तमान स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में। प्रमुख साक्ष्य, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम पश्चिमी, यह एक बंदरगाह नगर था जो बेबीलोन के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। रोपड़ रूपनगर सतलज नदी के तट पर। खोजकर्ता और वर्ष इसकी खोज बी बिलाल ने 1950 में की थी और उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा वाई.डी. शर्मा ने की थी 1953 में 1953 से 55 में। वर्तमान स्थान रूपनगर जिला पंजाब। प्रमुख साक्ष्य, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजी गई यह पहली साइट थी। यहाँ मानव के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। राखी गढ़ी नदी घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता और वर्ष सूरजभान और अमनेंद्र नाथ ने इसे वर्ष 1969 में शामिल किया। वर्तमान स्थान हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य देखते हैं, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भौगोलिक स्थल हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से। यहाँ से अन्नागार और रक्षा चीर के साक्ष्य मिले। सुत का कोटड़ा। कौन सा? सुत का कोटड़ा नदी है सरस्वती नदी की सूखी हुई धारा के पास स्थित है। खोजकर्ता और वर्ष जगपति जोशी जे.पी. जोशी ने वर्ष 1964 में इसकी खोज की। वर्तमान स्थान कच्छ जिला गुजरात भारत में। प्रमुख साक्ष्य, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य घोड़े की हड्डियाँ मिली है। इसके अलावा यहाँ एक अनोखी कब्रिस्तान मिला है। रंगपुर नदी कौन सी है? भादर नदी के तट पर। खोजकर्ता और वर्ष माधव स्वरूप वत्स 1931 और बाद में एस.आर. राव ने यहाँ उत्खनन किया। वर्तमान स्थान काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य, यहाँ से धान की भूसी के ढेर मिले जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग चावल की खेती करते थे। यहाँ उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीरपुर हिंड नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा वाई.डी. शर्मा ने वर्ष 1958 में इसका उत्खनन किया। वर्तमान स्थान मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत। प्रमुख साक्ष्य, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। यहाँ से मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी के चित्र और कुछ कपड़े के निशान मिले। मांदा। कौन सा? मांदा चिनाब नदी के दक्षिण तट पर। खोजकर्ता जगपति जोशी और मधुबाला ने वर्ष 1982 में इसकी खोज की। वर्तमान स्थान जम्मू जिला जम्मू कश्मीर। प्रमुख साक्ष्य, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से अड्डी के बड़े बाणाग्र और मोहरों के टुकड़े मिले। कोटदीजी नदी कौन सी? सिंध नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता और वर्ष 1935 में इसकी खोज धुरिये ने इसकी खोज 1935 में की और फजल अहमद खान ने 1955 में विस्तृत उत्खनन किया। वर्तमान स्थल खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान। प्रमुख साक्ष्य, यहाँ से पत्थर के
वानाग्रह मिले हैं। यह स्थल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नगर किलेबंदी रहित था और यहाँ आग से नष्ट होने के प्रमाण मिले। अब हम चलते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है और आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, उनका विश्लेषण भी देखा है और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उनका हमने ज़्यादा डिटेल में विश्लेषण देखा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन 25 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन हेल्पफुल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।